तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। भगवान ने हमें दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया था। देर से ही सही, हम दोनों एक दूसरे से मिल गए थे और हमारी मोहब्बत एक आदर्श मोहब्बत बन गई थी। सब लोग इस बात पर बहुत खुश थे। दीदी ने भी दूसरी शादी कर ली थी। दीरू पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो गया था और उसने अब अपना बिजनेस संभाल लिया था। दीदी ने कई बार कहा कि मैं भी एक बार उनके घर चलकर देख लूं, लेकिन मैंने हर बार कोई ना कोई बहाना बना लिया था, क्योंकि मुझे ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। मम्मी पापा ने सब कुछ देख लिया था, पसंद कर लिया था और दीदी भी बहुत खुश थी। मेरे लिए यही काफ़ी था। दीदी जानती थी कि मुझे शादी के मामलों में दिलचस्पी नहीं है, इसीलिए उसने मुझे भेजने की कोशिश नहीं की। वक्त ऐसे ही गुजरता चला गया। सारी तैयारियां दीदी ने और उनकी सहेलियों ने खुद ही संभाल ली थी। यहाँ तक कि दीदी के साथ मिलकर शादी की सारी शॉपिंग भी उन्होंने की थी। मैं इस बात से बहुत खुश थी कि मैं इन झंझटों से बच गई थी। काफ़ी इंतजार के बाद आखिरकार शादी का दिन आ ही गया था। सब लोग तैयार होकर मंदिर के लिए रवाना हो गए, क्योंकि शादी की रस्म वहीं होनी थी। दीदी भी अपनी सहेलियों के साथ पहले ही जा चुकी थी। घर में सिर्फ मैं अकेली रह गई थी। मैंने जल्दी जल्दी अपनी तैयारी पूरी की और मंदिर जाने के लिए घर से निकल चुकी थी, लेकिन रास्ते में एक छोटे से बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था। वहाँ कोई भी उस अस्पताल ले जाने के लिए तैयार नहीं था। यह सब देखकर मुझे रहा नहीं गया था। मैं इंसानों की यूं पत्थर बनकर नहीं रख सकती थी। बहुत दुखी थी। तभी मैंने तुरंत उस बच्चे को उठाकर अस्पताल पहुंचाया और उस समय सब कुछ भूल चुकी थी। मुझे कहाँ जाना है, किसकी शादी में जाना है, किसके लिए तैयार होनी है, क्योंकि उन्होंने मुझ पर घर का सारा सामान लाने को कहा था। लेकिन मैं तो उस वक्त उस बच्चे की हालत देखकर सब कुछ भूल गई थी। जब तक उस बच्चे की घरवाले अस्पताल पहुंचे, काफ़ी समय बीत चुका था। मैं जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी के पास आई और जैसे ही फ़ोन देखा, मुझे याद आया कि अपनी बहन की शादी पर नहीं पहुंच पाई थी। मैंने समय देखा तो काफ़ी देर हो चुकी थी। मैं तुरंत गाड़ी में बैठकर मंदिर पहुंची, लेकिन वहां जाकर पता चला कि शादी की सारी रस्म ख़त्म हो चुकी है। दीदी की विदाई भी हो चुकी थी और सारे मेहमान धीरे धीरे जा रहे थे। मुझे देखकर मम्मी बहुत गुस्सा हो गई थी, क्योंकि मैं अपनी इकलौती बहन की शादी पर सबसे आखिर में पहुंची थी। दीदी के ससुराल वालों में से किसी ने भी मेरी मुलाकात नहीं हो पाई थी। मुझे भी इस बात का बहुत अफसोस था, लेकिन मेरे लिए किसी की जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी था। जब मैंने पापा की पूरी बात बताई तो उन्होंने मेरी समझ की और कुछ नहीं कहा, लेकिन मम्मी अब भी मुझसे नाराज़ थी। मैंने सोचा कि मैंने उन्हें किसी न किसी तरह मना लूँगी। दीदी शादी के अच्छे घर में हो गई थी, लेकिन मुझे सुकून था कि दीदी की शादी पहले मैंने दूसरे शहर में नौकरी के लिए अप्लाई किया था, लेकिन यह बात मैंने घर में किसी को नहीं बताई थी। मुझे पता था कि अगर मम्मी को ये बात पता चला तो वो मुझे कभी नहीं जाने देंगी। उनका बस एक ही सपना था कि मेरी शादी करना और मुझे दीदी की तरह विदा करना है, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना था। इसीलिए मैंने सबसे छुपकर वो नौकरी के लिए अप्लाई किया था। मेरे लिए खुशी की बात ये थी कि वह मुझे नौकरी मिल गई थी। अब मुझे अगले दिन दूसरे शहर जाकर अपनी नौकरी ज्वाइन करनी थी, इसीलिए मुझे रात को ही निकलना था। मैंने पापा को सब कुछ बता दिया था और उन्होंने मुझे जाने की इजाज़त दे दी थी। उन्होंने कहा था कि मम्मी को संभाल लेंगे, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मम्मी सुबह उठकर मुझे घर में नहीं देखेंगी तो उनका गुस्सा और बढ़ जाएगा। लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं अपनी ज़िंदगी में इस नए सफ़र की शुरुआत ज़रूर करूँगी। मम्मी मुझसे अब भी बहुत नाराज़ थी, खासकर उस दिन की वजह से। अगले ही दिन मैंने दूसरी शहर गई और अपनी नई नौकरी शुरू कर दी थी। मैंने मम्मी को फ़ोन किया, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत गुस्से में थी। उनका कहना था कि मैं एक दिन और रुक सकती थी, कम से कम उनके साथ दीदी के घर जाकर सब लोगों से मिल लेती। शादी के दिन भी मेरी किसी से मुलाकात नहीं हुई थी, क्योंकि मैं देर से पहुंची थी और अगले दिन सुबह होने से पहले ही मैं घर छोड़ दिया था। मैंने मम्मी से वादा किया था कि मैं जब अगली बार आऊँगी तो वह जहाँ कहेंगी मैं उनके साथ ज़रूर चलूँगी। मैंने नौकरी में काम इतना ज़्यादा था कि मुझे किसी से बात करने का वक्त ही नहीं मिलता था। दीदी को भी मेरी सिर्फ एक ही बार बात हुई थी, वो भी तब जब वह मम्मी के पास मिलने गई थी।
इस तरह समय बीतता चला गया। मुझे वहाँ 2 महीने निकल चुके थे और मम्मी पापा और दीदी सबकी बहुत याद आने लगी थी। मम्मी ने भी फ़ोन करना कहा था कि मैं एक बार घर आकर सबसे मिल लूँ, इसीलिए मैंने अपने आप को 2 हफ्ते की छुट्टी ली ताकि मैं घर जाकर सबके साथ मिल के बिता सकूं। मैं खुश थी। मैंने सोचा कि इस बार दीदी के ससुराल वालों से और अपने जीजा से भी मुलाकात करूंगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि घर लौटने पर मुझे कौन सी खबर सुनने को मिलेंगी। जब मैं घर पहुंची तो मम्मी और दीदी जो कुछ बताया सुनकर मैं हैरान रह गई थी। दीदी अपना ससुराल छोड़कर वापस आ गई थी। मैं दीदी को जितना खुश छोड़कर गई थी, लौटने पर उतना ही उदास और परेशान दिख रही थी। मम्मी ने मुझे बताया कि दीदी के ससुराल वालों ने हमारे साथ धोखा किया है। उन्होंने जीजा के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। वह सब झूठ था। यह कहना है कि वह विदेश से जाकर पढ़ाई करके लौटे हैं और सारा कारोबार अकेले ही संभालते हैं, सब झूठ था। हकीकत यह थी कि जीजा जी की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। उन्होंने पागलपन के दौरे पड़ते थे और उस हालात में वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते थे। इतनी बड़ी बात उन्होंने हमसे छुपाई थी और हमें शादी के बाद पता चला कि जीजा जी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। दीदी ने तो रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। वह कितनी खुश थी अपनी नई जिंदगी को लेकर। उनसे तो सपने देखे थे, लेकिन उनकी सारी खुशियां बर्बाद हो गई। उसे एक दिन पागल पति मिला। ऐसे व्यक्ति के साथ दीदी कैसे अपनी जिंदगी बिता सकती थी? और बात वहीं ख़त्म नहीं हुई थी। जब दीदी को यह सच्चाई पता चली कि वो उसने अपने मायके वापस आ गई ताकि मम्मी पापा उन लोगों से बात कर सके, लेकिन उनके ससुराल वाले शहर छोड़कर भाग गए थे। किसी को भी पता नहीं था कि वो कहाँ गए हैं। जीजा जी को हमारे घर के बाहर छोड़ गए थे, ये कहकर कि वह दीदी के पति हैं, इसीलिए उनकी जिम्मेदारी भी दीदी की ही है। दीदी तो पहले ही इन 2 महीनों में इन शादी को तंग आ चुकी थी। उनका कहना था कि ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती और ना ही उनकी देखभाल कर सकती है। मजबूरी में मम्मी पापा ने जीजा जी को घर में रख लिया, क्योंकि अब उनके पास कोई और ठिकाना नहीं था। हमें भी उनके किसी रिश्तेदार के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्हें घर में सिर्फ एक कमरे तक सीमित कर दिया था। मैंने ये सारी बातें सुनकर हैरान और परेशान थी कि कोई किसी के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है। दीदी तो अब जीजा जी का नाम सुनते ही तैयार नहीं होती थी। उन्हें घर के एक अलग कमरे में रखा गया था और मम्मी पापा वह कमरा हमेशा बंद रखते थे। एक नौकर को उनको देखभाल के लिए रखा गया था जो उन्हें खाना देता था। उस कमरे में सिर्फ वही नौकरी करता था और कोई नहीं। मुझे यह सब देखकर बहुत बुरा लगता था। न जाने क्यों मेरे मन में जीजा जी के लिए एक तरह की सहानुभूति थी। जब दीदी उनके बारे में कुछ भी बुरा कहती तो मुझे अच्छा नहीं लगता। दीदी जिस तरह से अपनी नफरत जाहिर करती थी उसे देखकर वो मुझे दुख होता था, लेकिन मैं जानती थी कि हमें दीदी की कोई गलती नहीं थी। दीदी ने अपनी शादी और अपने पति को लेकर जो सपने देखे थे वह सब टूट चुके थे। उनके साथ भी धोखा हुआ था। दीदी अब किसी भी तरह इस शादी से पीछा छुड़ाना चाहती थी। मम्मी पापा ने फैसला कर लिया था कि जीजा जी को पागलखाने भिजवा देंगे, लेकिन मुझे यह सब ठीक नहीं लग रहा था। मैंने उनसे कहा कि हमें एक बार किसी अच्छे डॉक्टर से उनका इलाज करवाना चाहिए। हो सकता है वह ठीक हो जाएं और अपनी ज़िंदगी वापस लौट जाएं, लेकिन दीदी ने साफ कह दिया था कि वह रिश्ते के लिए कभी नहीं अपनाएगी, चाहे जीजा जी ठीक हो जाएं या नहीं। दीदी का कहना था कि अब वह उस व्यक्ति के साथ हरगिज नहीं रह सकती जिसने उनकी ज़िंदगी बर्बाद की हो। पापा भी जीजा जी के घर वालों को तलाश कर रहे थे। उनका कहना था कि जब तक उनके घर वालों का पता नहीं चलता तब तक इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकते। पापा का मानना था कि हमने उन्हें कहीं और भेज दिया और बाद में उनके घर वाले आकर हमसे सवाल पूछे तो हमें मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसीलिए पापा ने दीदी से कहा कि कुछ समय इंतजार कर लें। जैसे उनके घर वालों का पता चलेगा इस मामले को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे, लेकिन अगर उनके घर वालों का कोई सुराग नहीं मिला तब हम कोई फैसला लेंगे। मुझे अक्सर उस कमरे से किसी की रोने की आवाज़ें सुनाई देती रहती थी। शुरू में तो मैं उन आवाज़ों को नज़रअंदाज कर देती। 1-2 बार मैंने उस कमरे में जाकर देखने की कोशिश भी की थी, लेकिन मम्मी ने मुझे रोक दिया था। मम्मी का कहना था कि जीजा जी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। अगर मैं उनके सामने गई तो हो सकता है कि वो मुझे नुकसान पहुंचा सके, लेकिन मैंने कभी भी उस कमरे में किसी तरह का शोर या
तोड़ फोड़ की आवाज़ नहीं सुनी थी। मुझे सिर्फ वहाँ से रोने की आवाज़ें आती थी। एक पागल इंसान तो चिल्लाता है, चीज़ें तोड़ता है, लेकिन यहाँ सिर्फ सिसकियाँ ही सुनाई देती थी। यह सब देखकर मुझे लगने लगा था कि जीजा जी को लेकर हमें कहीं और सच जानने की ज़रूरत है। किसी ऐसी चीज़ें तोड़ता है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। पागल इंसान तो ऐसा ही करता है, क्योंकि जीजा जी ऐसा कुछ नहीं करते थे। जो लड़का उनकी देखभाल करता था उनसे मैंने पूछा कि बताया कि जीजा ने सब कुछ कौन से कोने में चुपचाप बैठे रहते हैं। उनके हाथ में हमेशा एक दुपट्टा रहता है जिसे वह कभी खुद से अलग नहीं कर हो सकता। वह दुपट्टा उनकी माँ का हो या किसी बहन का हो या किसी उस लड़की का है जो उसने वह दुपट्टा लेने की कोशिश की थी, तो जीजा जी ने उस पर हमला कर दिया था। उसके बाद वह लड़का उनसे दूर ही रहता है, बस खाना देकर वापस चला जाता था। दीदी को जब भी वो कमरे के पास से गुजरना पड़ता तो उन्हें गुस्सा आता था। उन्हें अब जीजा जी से नफरत हो गई थी। उन्हें लगता था कि उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने वाला वही है, उनकी सारी खुशियाँ छीनने वाला वही है। दीदी को भी अब उनके घर में रहना सहन नहीं हो पा रहा था। आखिरकार एक दिन दीदी ने तंग आकर जीजा जी को तहखाने के कमरे में ले जाकर के जंजीरों से बांध दिया। ये बात मुझे उस लड़के ने बताई थी। जिस दिन दीदी ने ऐसा किया मैं घर पर नहीं थी। अगर होती तो शायद वो ऐसा नहीं करती, रोक लेती मैं। दीदी ने उस कमरे को बाहर से ताला लगा दिया था और चाबी उस लड़के को दे दी थी। मुझे दीदी ने से ऐसी बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी। आखिर जीजा जी को ऐसा क्या कसूर था? धोखा तो उनके घर वालों ने दिया था, तो दीदी जीजा जी को किस बात का बदला ले रही थी? दीदी ने साफ कह दिया था कि जीजा जी उसी कमरे में पड़े रहकर मर जाएंगे। अब वह अपने जीवन में उनको कोई जगह नहीं देना चाहती थी। इसके बाद दीदी ने अपनी ज़िंदगी फिर से जीनी शुरू कर दी थी। वो बाहर जाने लगी थी। उनकी दोस्ती कुमार नाम के एक व्यक्ति से हो गई थी। वह अब और ज़्यादा खुश रहने लगी थी। मुझे यह सब देखकर बहुत दुख होता था। उन्हें जीजा जी का ख्याल रखना चाहिए था। शायद उनकी देखभाल और प्यार से वो ठीक हो सकते थे, लेकिन दीदी ने अपना रास्ता अलग कर लिया था। उस दिन के बाद मैंने उस कमरे की तरफ जाना छोड़ दिया था। एक दिन मैंने गार्डन में कपड़े सुखा रही थी, तभी अचानक खाने से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। वह आवाज़ सुनकर मेरी रूह कांप गई थी। जीजा जी अर्चना नाम पुकार रहे थे। अर्चना, यह तो मेरा नाम था। यह आवाज़ मुझे जानी पहचानी सी लग रही थी। मैंने यह आवाज़ पहले कभी नहीं सुनी थी। फिर अचानक मेरे दिमाग में एक नाम आया, दीपक। सोचते ही मेरी सांसें थम गई। मेरी आंखों के सामने अतीत की तस्वीरें घूमने लगी थी। क्या यह सच हो सकता था? लेकिन नहीं, यह कैसे हो सकता है? यह नामुमकिन था। मैं फिर भी दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। कहीं जीजा जी वह दीपक तो नहीं? मैं यह सोच भी नहीं सकती थी कि, लेकिन मेरा दिल गवाही दे रहा था कि जो इंसान उस कमरे में कैद है वही है दीपक। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन मैं इस सच को मानने से इनकार कर रही थी। यही नहीं हो सकता। मेरा जीजा दीपक नहीं हो सकता। यह सच मेरी रूह को कांपने के लिए काफ़ी था। अगर यह सच हुआ तो मैं इस भयानक हकीकत को कैसे सह पाऊंगी? लेकिन अब मुझे कमरे में जाकर देखना ही था कि आखिर मेरा जीजा कौन है। उस दिन मम्मी पापा घर पर नहीं थे। दीदी भी कुमार के साथ बाहर गई हुई थी। मैंने उस लड़के को बुलाया जो जीजा को देखभाल करता है और उससे तहखाने वाले कमरे की चाबी मांगी। जैसे ही मैंने उस कमरे का ताला खोला और अंदर का कदम रखा, सामने बैठे व्यक्ति को देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वह कोई और नहीं दीपक था, यानी कि धीरू, मेरा धीरू। उसे देखते ही मेरी आंखों में आंसू बहने लगे थे। मैं आंसू रोक नहीं पा रही थी। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए मैंने उसके पास पहुंची। जब मैं उसका नाम पुकारा तो उसने तुरंत अपनी नज़रें उठाकर मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में क्या कुछ नहीं था, शिकवे, दर्द, शिकायतें, तकलीफ और गहरी पीड़ा। मुझे देखते ही उसने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे अपने सामने बिठा लिया। वह बहुत ध्यान से मुझे देख रहा था। मुझे कहीं से भी वह पागल नहीं लग रहा था जैसे कि सब लोग कहते थे। दीपक ने धीरे से अपना हाथ मेरे चेहरे पर रखा और मेरा नाम पुकारा। उसकी आवाज़ सुनते ही मेरी संयम टूट गया।
मैं तेजी से उस कमरे से बाहर भागी और अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दीपक को दोबारा देखूंगी तो इस हालत में देखूंगी। यह सब क्या हो गया था? मैंने तो कभी ऐसा भी नहीं सोचा था कि दीपक और मैं एक दूसरे को सिर्फ जानते ही नहीं थे, बल्कि हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। मेरी और दीपक की मुलाकात मुंबई में हुई थी, जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वहाँ गई थी और हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। दीपक भी मेरा यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता था। वो बहुत हैंडसम और गुड लुकिंग था। यूनिवर्सिटी की बहुत सी लड़कियां उसे पसंद करती थी, लेकिन दीपक उन सब में को मुझे चुना था। हम दोनों का काफ़ी वक्त गुजर चुका था और फिर देखते ही देखते यह प्यार कब पसंद में बदल गई पता ही नहीं चला। हम दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ करने को तैयार थे। हमने तय किया था कि जैसे ही हमारी पढ़ाई पूरी होगी हम दोनों शादी कर लेंगे। दीपक का कहना था कि उसके घर वालों को कोई एतराज़ नहीं होगा। मैं भी जानती थी कि मेरी मम्मी पापा मेरी पसंद पर एतराज़ नहीं करेंगे, बल्कि वो तो खुद चाहते थे कि मेरी और दीदी की शादी एक साथ हो जाए। लेकिन फिर अब हमारा यूनिवर्सिटी का आखिरी वक्त था। मैं अपने मिलने के लिए आई थी। मैंने दीपक को कई बार फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन बंद जा रहा था। और फिर एक रात जब मैंने दीपक को कॉल किया तो फ़ोन आज कल ने नहीं उठाया। आज काजल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़की, बहुत मॉडर्न और बोल्ड लड़की थी। वो काफ़ी वक्त से दीपक के पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन दीपक कभी भी उसे कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। उसकी आवाज़ सुनकर मैं चौंक गई। काजल ने कहा कि वो दीपक के घर पर है। उसकी बात सुनकर मुझे झटका लग गया था। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हुआ। अगले ही दिन मैं मुंबई लौट आई। जब मेरी काजल से मुलाकात हुई तो उसने मुझे बताया कि उसके और दीपक की बीच बहुत कुछ हो चुका है। इतना ही नहीं, उसने जो सोचा था नहीं वो भी सब कुछ हो गया है। वह शादी के लिए तैयार थी। दीपक मुझे धोखा दे रहा था। काजल का कहना था कि वो इतनी खूबसूरत है कि कोई भी लड़का उसे मना नहीं कर सकता। आखिरकार दीपक उसके पीछे पागल हो गया था। उसने मुझे कहा कि अगर मुझे यकीन नहीं होता तो मैं रात में दीपक के अपार्टमेंट में जाकर खुद देख लूँ। उसने दावा किया कि वो हर रात वहीं रहती है और दीपक उसने खुद साथ ले जाता है। इस बारे में मेरी दीपक से कोई बात नहीं हुई थी। काजल की बात मेरे दिमाग में चल रही थी और फिर उसी रात में दीपक को बताए बिना उसके अपार्टमेंट पहुंच गई। जहां पर जाकर मैंने देखा तो काजल बात बिल्कुल सच थी। दीपक और काजल दोनों एक साथ मौजूद थे। वहीं से मैं पलटकर घर वापस आ गई। उसके बाद ना तो मेरी दीपक से कोई बात हुई और ना ही मैंने उससे कुछ पूछा। यहाँ तक कि मैं अपना नंबर भी बदल लिया और उससे कोई संपर्क नहीं रखा। उसने मेरे साथ बेवफाई की थी, इसी वजह से मैंने उसे छोड़ दिया था और अपने घर वापस लौट आई थी। उसके बाद हर चीज़ से मेरा दिल उठ गया था। मुझे किसी में दिलचस्पी नहीं रही और किसी तरह 1 साल गुजर गया था। आज दीपक के सामने हालत में मौजूद था। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसकी ऐसी हालत हुई थी? आज उसे इस तरह मुझे देखकर एहसास हुआ कि जो कुछ पहले 1 साल पहले उसे नफरत की कोशिश की थी वह बेकार थी। मैं आज भी दीपक से उतना ही मोहब्बत करती थी। क्या वो मुझसे वाकई मोहब्बत करता था? तो आज मुझे भूल नहीं पाया था और पहली नज़र में मुझे देखते ही पहचान गया था। तो फिर वह सब कुछ क्या था? मैं बुरी तरह से उलझ गई थी। मुझे इस कहानी को समझ नहीं आ रहा था। कहीं नहीं मेरा दिल क्या गवाही दे रहा था? दीपक मेरे साथ धोखा नहीं किया है। जो कुछ ही मैंने देखा वह शायद मेरी आंखों का धोखा था। अब मुझे पता लगाना था कि पिछले 1 साल में दीपक की ज़िंदगी पर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वो इस हालत में पहुंचा है। दीपक हमारी यूनिवर्सिटी का सबसे हैंडसम और होशियार छात्र था। अपनी ज़िंदगी और भविष्य को लेकर उसके कई सपने थे। उसे तो अपने भविष्य में बहुत कुछ करना था, तो उसे ये कैसे हो गया? अगले ही दिन मैं मुंबई वापस गई और बड़ी मुश्किल से मैंने काजल का पता लगाया। मुझे उसने सच जानना था। जब मैं उससे मुलाकात किया और उनसे मुझे बताया तो मेरा दिल किया कि मैं अपनी जान ले लूं। मुझे कितनी बड़ी गलती हो गई थी। काजल ने मुझे बताया कि उसने जो कुछ भी किया था वो सिर्फ और सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए किया था। उसने यह साबित करने के लिए किया था कि यहाँ सबसे खूबसूरत लड़की है और वो कोई भी लड़का उसे मना नहीं कर सकता। उसने बहुत कोशिश की थी दीपक को अपनी तरफ करने की, लेकिन वह असफल रही क्योंकि दीपक मुझसे प्यार करता था। यही वजह थी कि जब मैं अपने घर से मिलने के लिए चली गई थी तो काजल ने अपनी कुछ सहेलियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि जिस रात उसने दीपक को फ़ोन उठाया था उस रात उसने
खुद फ़ोन करके दीपक को बुलाया था, यह कहकर उसे मदद की ज़रूरत है। दीपक सिर्फ उसकी मदद करने के लिए गया था। जिस रात मैंने दोनों को साथ देखा था, उस रात काजल ने यूनिवर्सिटी में ही दीपक को खाने के लिए नींद की दवाई मिलाई थी, जिससे वह गहरी नींद में सो गया था। उसे ये तक याद नहीं था कि वो कहाँ है, किसके पास है, क्या कर रहा है। इसी का फ़ायदा उठाकर काजल उसे अपार्टमेंट चली गई थी। जो कुछ मैंने देखा उसमें दीपक का कोई हाथ नहीं था। काजल ने यह सब कुछ सिर्फ मुझे जलाने के, नीचा दिखाने के लिए किया था, यह साबित करने के लिए कि वो सबसे खूबसूरत है, उसकी खूबसूरती किसी और की तरफ आकर्षित कर सकती है। लेकिन वक्त के साथ काजल को अपनी गलती का एहसास हुआ है। जब मैं दीपक को छोड़कर चली गई तो दीपक ने मुझे हर जगह तलाश किया। वह पागलों की तरह, दीवानों की तरह मुझे ढूंढता फिरता रहता। उसी वक्त काजल को समझ में आया था कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसने दीपक को सच सब कुछ बता दिया था, लेकिन दीपक ने मुझे बहुत खोजा, लेकिन मैं उसे कहीं नहीं मिली। आखिरकार वह भी यह शहर छोड़कर चला गया। उसके बाद उसकी ज़िंदगी में क्या हुआ काजल को नहीं पता, लेकिन मैं दीपक को एक बहुत करीब दोस्त के जानती थी। मुझे यकीन था कि उसके पास दीपक के घर वालों का पता होगा। जब उसके पास गई तो उसने मुझे दीपक का बहन का नंबर दिया। फिर मैं दीपक की बहन से बात की और तब मुझे सब कुछ पता चल गया। उसकी बहन ने बताया कि मेरे घर छोड़ के जाने के बाद दीपक ने सब कुछ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि वह अपने भविष्य के बारे में सपने देखना, वह सब कुछ चाहता था, सब कुछ छोड़ चुका था। वो पूरा दिन अपने कमरे में बैठकर मुझे याद करता रहता था और रोता रहता था, मेरा नाम पुकारता रहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद को दोषी मानता था। मेरा एक गोल्डन रंग का दुपट्टा था जो एक बार मैंने उनसे मिलने के लिए अपार्टमेंट गई थी, वहाँ रह गया था। वह उस दुपट्टे को अपने पास रखता था और उसे एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करता था। मेरा इस तरह अचानक चले जाना दीपक को पागलपन कर चुका था। उसके घर वालों ने दीपक का इलाज करवाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन इलाज के बाद वो कभी फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर का यही कहना था कि दीपक को सिर्फ एक इंसान ठीक कर सकता है, वह इंसान वही है जिससे वो प्यार करता है। उसके घर वालों ने मुझे तलाश करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मेरा कोई पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। इसी बीच दीपक की हालत और ख़राब होती गई। तब उसके घर वालों ने यह फैसला किया कि दीपक की शादी करा दी जाए। शायद अगर उसकी ज़िंदगी में कोई दूसरी लड़की आ जाएगी तो वह भूलकर अपनी ज़िंदगी फिर से जीना शुरू कर देगा, लेकिन यह कोशिश भी नाकाम रही। शादी के अगले दिन ही वो हमारे घर छोड़ के चले गए थे। उन्होंने मेरी तस्वीरें देख ली थी। दीपक ने पहले भी अपनी बहन के बारे में बताया था, मेरी तस्वीर दिखाई थी। वो मुझे देखते ही पहचान गई थी, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। दीपक की शादी मेरी बहन से हो गई थी, लेकिन जब मेरी बहन को यह सब पता चली तो कि दीपक की मानसिक हालत ठीक नहीं है, तो उसने अपना रवैया बदल लिया था और घर छोड़कर चली आई थी। उसी वक्त दीपक के घर वालों ने सोच लिया था कि उन्हें क्या करना है। अगर ये दीपक को कहीं ले जाई तो शायद वो कभी ठीक नहीं हो पाता, इसलिए उन्होंने दीपक को हमारे घर भेज दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं उसे घर में ही रहती हूँ और उसी नज़रों से सामने रहूँगी तो उसे देखकर खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। उसके ठीक होने का सिर्फ यही एक तरीका था, इसीलिए वो हमारे घर के बाहर छोड़कर दीपक को चले गए थे, जानबूझकर गायब हो गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो हमारे सामने रहेगा तो मेरे पापा दीपक को अपने घर के लिए राज़ी नहीं होंगे और उसे वापस भेज देंगे। इसे कभी ना कभी ठीक नहीं हो पाएगा। यह सब कुछ उन्होंने दीपक को ठीक करने के लिए किया था। मैं तो यह सुनकर हैरान रह गई थी। मैंने कैसे उसकी मोहब्बत पे शक किया था। जो शख्स मेरी मोहब्बत में इस हाल में पहुंच गया था, मैंने उस लड़की की बातों में आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया था, अपनी मोहब्बत को खो दिया था। काश एक बार मैं दीपक से बात करती, उससे पूछती, उससे लड़ती झगड़ती, उससे मुझे काजल की सच्चाई पता चल जाती और यहाँ तक कि मैं कभी दीपक तक ना पहुँचती। दीपक की हालत कभी नहीं होता। कहीं ना कहीं उसकी हालत की जिम्मेदार मैं ही थी और मैं उसके लिए खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकती थी। मैंने दीदी को, अपने घर वालों को सारा सच बता दिया था। दीदी ने भी कि यही कहना था कि दीपक को छोड़ चुकी है और अब कुमार उनके लिए सब कुछ है, वह कुमार से शादी कर लेंगी। दीपक कल भी मेरा था और आज भी मेरा है। उसका ख्याल रखूंगी और उसे ठीक करने की कोशिश करूंगी। उन्हें यकीन था कि मेरे साथ उसे ज़िंदगी भर वापस ले आएगी और फिर मैंने दीपक से शादी कर ली। मुझसे वह
उसकी स्वीकार थी, क्योंकि मैं वो बेपनाह मोहब्बत करती थी। मैं दीपक को बहुत ख्याल रखती, उसे अपने होने का एहसास दिलाती कि मैं उसके साथ हूँ और उसे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। डॉक्टर से भी दीपक का इलाज चल रहा था। अब आहिस्ता आहिस्ता पहले की तरह ठीक होने लगा था। मैं एक पल के लिए भी उसकी आंखों से दूर नहीं होती थी। डॉक्टर का कहना था कि अब अगर मैं उससे दूर चली गई तो वो सदमे के सहन नहीं कर पाएगा, उसकी मौत हो जाएगी। इस बात ने मुझे और डरा कर रख दिया था। इसीलिए मैं दीपक के साथ हमेशा छाँव की तरह रहती थी, उसका ख्याल रखती थी। दीपक पागल नहीं था, वह बिल्कुल ठीक हो चुका था। बस मेरी जुदाई उसे ऐसा बना दिया था। उसके दिमाग पर बहुत तगड़ा असर हुआ, उसी की वजह से वह ऐसा हो गया था। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वह जिंदगी की तरफ वापस आ रहा था। मैंने दीपक के साथ दूसरे शहर जाने का इरादा कर लिया था और फिर हम दोनों घूमने के लिए दूसरे शहर चले गए थे। मैं हर तरह से दीपक को यकीन दिलाने की कोशिश करती थी कि मैं उसे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। 6 महीने लग गए थे और दीपक की ज़िंदगी में वापस लौट आया था। मैंने दीपक से अपनी गलती से माफ़ी मांग ली थी। मुझे उसी तरह छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। जिसने मोहब्बत की जाती है उससे भरोसा किया जाता है। भरोसे के बिना मोहब्बत का कोई अस्तित्व नहीं होता और यही मुझसे समझ नहीं आई थी। अब मैं दीपक पर शक करने की सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं समझ गई थी कि दीपक मेरे अलावा किसी दूसरी लड़की को कभी पसंद नहीं करेगा। मैं पहले आखिर मोहब्बत में भगवान ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया था। हम दोनों एक दूसरे को मिल गए थे और हमारी मोहब्बत एक आदर्श मोहब्बत बन गई थी। सब लोग इस बात पर बहुत खुश थे। दीदी को भी कुमार से शादी कर ली थी। दीपक पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो गया था और उसने अब अपना बिजनेस संभाल लिया था। हम लोग अपने घर वापस आ गए थे और बहुत खुश थे। मुझे ऐसी मोहब्बत कभी किसी से नहीं हुई थी। जी चाहता था कि मैं हमेशा दीरू को देखती रहूं, उसे खूब प्यार करती रहूं, उसे हमेशा अपने नज़रों के सामने बिठा कर रखूं। दोस्तों, तो यही थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलती हूँ आपसे दूसरे वीडियो में।